हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम टू आवर चैनल टीचिंग एग्जाम्स। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे सी टेट सितंबर 2014 के हिंदी के 30 क्वेश्चंस की, जो कि होंगे प्राइमरी लेवल के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले पैसेज के साथ। हमारा पहला पैसेज है, गुलजार जी, क्या लिखते समय पाठक आपके चिंतन में होते हैं? जब मैं लिखता हूँ मेरे जहन में मैं होता हूँ, मैं तय करता हूँ क्या करना है, मैं पहले यही तय करता हूँ, बात मुझे अपनी करनी होती है, पाठक को सामने रखकर लिखने का कोई मतलब नहीं होता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो मैं महसूस करता हूँ वह है कम्युनिकेशन, अपनी बात को पाठक तक पहुँचाना, आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। हाँ, मैं अपने लेखन को इस कसौटी पर रखता हूँ। मीडिया से जुड़े होने के कारण कहने के तरीके को लेकर मैं सोचता अवश्य हूँ। विषय मेरे होते हैं, मेरी बात सही है या नहीं, आप अपनी ग्रोथ के साथ एक अहाता बनाते चलते हैं। हर फाइन आर्ट लोगों तक पहुंचनी ही चाहिए, संगीत हो, कला हो या लेखन हो, वो अपने लक्ष्य तक पहुंचनी चाहिए। कहने का ऐसा तरीका तो होना ही चाहिए। अब इस पैसेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। जब गुलजार लिखते हैं तो विषय किसके होते हैं? नंबर 1 पाठकों के, नंबर 2 फिल्म बनाने वालों के, नंबर 3 स्वयं उनके, या फिर नंबर 4 मीडिया के। तो जब गुलजार जी लिखते हैं तो विषय ना तो पाठकों के होते हैं, ना फिल्म बनाने वालों के, ना मीडिया के। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, स्वयं उनके। हमारा अगला क्वेश्चन है, गुलजार के अनुसार लिखने वाले के जहन में स्वयं लेखक होता है, इसका आशय यह है कि नंबर 1 लेखक स्वयं को सर्वोपरि मानता है, नंबर 2 लेखक पाठक की उपेक्षा करता है, नंबर 3 लेखक को अपनी ग्रोथ चाहिए, या फिर नंबर 4 लेखक की संवेदनाएं आत्मानुभूति केंद्र में होती हैं। तो गुलजार के अनुसार लिखने वाले के जहन में स्वयं लेखक होता है, इसका आशय यह है कि लेखक की संवेदनाएं आत्मानुभूति केंद्र में होती हैं। ऑप्शन 4 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक लेखक के लिए दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है? नंबर 1 संप्रेषण, नंबर 2 मीडिया, नंबर 3 कला, या फिर नंबर 4 लेखन। तो एक लेखक के लिए दूसरी महत्वपूर्ण बात होती है संप्रेषण। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही होगा, क्योंकि एक संप्रेषण के माध्यम से ही वह अपने भावों को अभिव्यक्त कर सकता है और पाठकों के पास अपना विचार पहुंचा सकता है। तो हमारा ऑप्शन 1 सही होगा, संप्रेषण। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी भी कला का लक्ष्य क्या है? नंबर 1 वह सुंदर तरीके से कही गई है, नंबर 2 लोगों तक वह बात पहुंचे, नंबर 3 मीडिया द्वारा सराही जाए, या फिर नंबर 4 सरल भाषा का प्रयोग करना। तो किसी भी कला का लक्ष्य ये होता है कि लोगों तक वह अपनी बात पहुंचा सके। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, गुलजार अपने लेखन को किस कसौटी पर कसते हैं? नंबर 1 वह बात पाठक तक पहुंच रही है या नहीं, नंबर 2 वह व्यंग भरे अंदाज में कही गई है या नहीं, नंबर 3 वह सब लोगों द्वारा सराही गई है या नहीं, नंबर 4 मेरी ग्रोथ हो रही है या नहीं। तो गुलजार अपने लेखन को किस कसौटी पर कसते हैं? ऑप्शन 1 हमारा सही होगा, वह बात पाठक तक पहुंच रही है या नहीं। हमारा अगला क्वेश्चन है, गुलजार लिखने से पहले क्या तय करते हैं? नंबर 1 किसके लिए कहना है, नंबर 2 क्या कहना है, नंबर 3 कैसे कहना है, या फिर नंबर 4 क्यों कहना है। तो गुलजार लिखने से पहले तय करते हैं कि कैसे कहना है, कैसे अपने भावों को, अपने विचारों को अपने पाठकों के पास अभिव्यक्त कर सके, पहुंचा सकें, इसके लिए उन्हें कैसे लिखना है यह तय करते हैं। ऑप्शन 3 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, जेहन का अर्थ क्या होता है? नंबर 1 दिल, नंबर 2 दिमाग, नंबर 3 ख्याल, या फिर नंबर 4 सपना। तो जेहन का अर्थ होता है दिमाग, मतलब कोई बात हमारे जहन में आई है, मतलब हमारे दिमाग में आई है। हमारा अगला क्वेश्चन है, संगीत से विशेषण शब्द बनेगा। नंबर 1 संगीता, नंबर 2 संगीतज्ञ, नंबर 3 संगीता वाला, या फिर नंबर 4 संगीतवान। तो संगीत से जो विशेषण शब्द बनेगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 संगीतज्ञ। हमारा अगला क्वेश्चन है, कहने का ऐसा तरीका तो होना ही चाहिए, वाक्य में निपात शब्द है। नंबर 1 ऐसा तो, नंबर 2 तो का, नंबर 3 ही ऐसा, या फिर नंबर 4 तो ही। निपात शब्द क्या होते हैं? निपात शब्द एक प्रकार का अव्यय शब्द होता है, ठीक है। निपात शब्द का कार्य क्या होता है? किसी शब्द के पीछे लगकर उस शब्द पर बल देना निपात कहलाता है। और यहाँ कहा जा रहा है कहने का ऐसा तरीका तो होना ही चाहिए, यानी कि तो और ही, तो तरीका पर और ही होना पर बल लगा रहा है। तो यहाँ पर जो निपात होगा वो तो और ही होगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला पैसेज है, जब नहीं था इंसान धरती पर थे जंगल, जंगली जानवर परिंदे, इन्हीं सब के बीच उतरा इंसान और घटने लगे जंगल, जंगली जानवर परिंदे, इंसान बढ़ने लगा बेतहासा, अब कहाँ जाते जंगल, जंगली जानवर परिंदे, प्रकृति किसी के साथ नहीं करती ना इंसाफी,
सभी के लिए बनाती है जगह, सो अब इंसानों के भीतर उतरने लगे हैं जंगल, जंगली जानवर और परिंदे। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। धरती पर इंसान के आने के बाद क्या हुआ? नंबर 1 जंगल घटने लगे, नंबर 2 जानवर घटने लगे, नंबर 3 पक्षी घटने लगे, या फिर नंबर 4 ये सभी। तो धरती पर इंसान के आने के बाद जंगल घटने लगे, जानवर घटने लगे और पक्षी भी घटने लगे। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा, ये सभी। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंसान बढ़ने लगा बेतहाशा का भाव है। नंबर 1 इंसान खूब तरक्की करने लगा, नंबर 2 इंसान खूब तेज भागने लगा, नंबर 3 इंसान खूब बड़ा होने लगा, या फिर नंबर 4 इंसान अपने पैरों पर चलने लगा। तो इंसान बढ़ने लगा बेतहाशा का भाव होगा इंसान खूब तरक्की करने लगा। ऑप्शन 1 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रकृति किसके प्रति नाइंसाफी नहीं करती? नंबर 1 जंगल के प्रति, नंबर 2 पशु पक्षियों के प्रति, नंबर 3 इंसानों के प्रति, या फिर नंबर 4 ये सभी। तो प्रकृति जंगल के प्रति, पशु पक्षियों के प्रति और इंसानों के प्रति नाइंसाफी नहीं करती। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, ये सभी। हमारा अगला क्वेश्चन है, कविता के अंत में क्या व्यंग्य किया गया है? नंबर 1 प्रकृति ने इंसानों के प्रति नाइंसाफी की, नंबर 2 इंसानों में अब इंसानियत खत्म हो गई है, नंबर 3 इंसानों के भीतर जंगल की तरह पेड़ उग गए हैं, या फिर नंबर 4 इंसानों ने जंगल उगाना शुरू कर दिया है। तो कविता के अंत में क्या व्यंग्य किया गया है? इंसानों में अब इंसानियत खत्म हो गई है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अब कहाँ जाते जंगल का भाव है कि नंबर 1 अब जंगल कहीं जाने लायक नहीं रहे, नंबर 2 अब जंगल खूब बढ़ने लगे, नंबर 3 अब जंगल समाप्त होने लगे, या फिर नंबर 4 अब जंगलों में परिंदे नहीं रहते। अब कहाँ जाते जंगल का भाव होगा अब जंगल समाप्त होने लगे। ऑप्शन 3 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, जंगल का पर्यायवाची नहीं है। नंबर 1 बगीचा, नंबर 2 वन, नंबर 3 कानन, नंबर 4 अरण्य। तो जंगल का पर्यायवाची नहीं है बताना है, तो ऑप्शन 1 सही होगा, बगीचा। बगीचा जंगल का पर्यायवाची नहीं होता है, जंगल के पर्यायवाची हैं वन, कानन और अरण्य। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि है। नंबर 1 बच्चों के साथ कविता गाना, नंबर 2 बच्चों को कहानी सुनाना, नंबर 3 बच्चों को पाठ्य पुस्तक पर आधारित वीडियो कार्यक्रम दिखाना, नंबर 4 बच्चों को भाषा का प्रयोग करने के विविध अवसर देना। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि होगी बच्चों को भाषा प्रयोग करने के विविध अवसर देना। हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अवसर देना हमारा एक पॉजिटिव वर्ड होता है बच्चों को भाषा का प्रयोग करने के लिए या फिर बच्चों को अधिगम के लिए अवसर देना हमारा एक पॉजिटिव वर्ड होता है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, बच्चे प्रारंभ से ही नंबर 1 एक भाषिक होते हैं, नंबर 2 द्विभाषिक होते हैं, नंबर 3 बहुभाषिक होते हैं या फिर नंबर 4 भाषा में कमजोर होते हैं। तो बच्चे प्रारंभ से ही बहुभाषिक होते हैं। ऑप्शन 3 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम नंबर 1 हिंदी होना चाहिए, नंबर 2 अंग्रेजी होना चाहिए, नंबर 3 उर्दू होना चाहिए या फिर नंबर 4 बच्चे की मातृभाषा होना चाहिए। तो प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम बच्चे की मातृभाषा होना चाहिए। ऑप्शन 4 हमारा सही होगा, क्योंकि बच्चे की मातृभाषा के माध्यम से ही बच्चे अन्य भाषाओं को सीख सकेंगे। बच्चों का अधिगम जो होगा वो सरल तरीके से होगा, क्योंकि जब उन्हें उनकी मातृभाषा में पढ़ाया जाएगा तो उनका जो अधिगम होगा वो सरलता के साथ होगा। मातृभाषा के द्वारा ही उनकी सृजनात्मक शक्ति का भी विकास होगा। इसीलिए प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम कैसा होना चाहिए, बच्चे की मातृभाषा का होना चाहिए। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, भाषा सीखने सिखाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। नंबर 1 बच्चे स्कूल आने से पूर्व ही भाषाई पूंजी से लैस होते हैं, नंबर 2 बच्चे स्कूल आकर ही भाषा सीखते हैं, नंबर 3 बच्चे अपने परिवार से ही भाषा सीखते हैं या फिर नंबर 4 बच्चे स्कूल में मानक भाषा का ही प्रयोग करते हैं। तो भाषा सीखने सिखाने के संबंध में कौन सा कथन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही होगा, बच्चे स्कूल आने से पूर्व ही भाषाई पूंजी से लैस होते हैं। बच्चे स्कूल में ही आकर भाषा सीखते हैं, ये गलत होगा। बच्चे अपने परिवार से ही भाषा सीखते हैं, ये भी गलत है। बच्चे स्कूल में मानक भाषा का ही प्रयोग करते हैं, तो ये भी गलत है। मानक भाषा का प्रयोग उच्च स्तरीय पर किया जा सकता है लेकिन प्राथमिक स्तर पर नहीं। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय आप किस बिंदु पर विशेष ध्यान देंगे। नंबर 1 प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं शामिल हों, नंबर 2 हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप शामिल हों, नंबर 3 उपदेशात्मक पाठ शामिल हों या फिर नंबर 4 कहानियां अधिक से अधिक शामिल हों। तो प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय आप किस बिंदु पर विशेष ध्यान देंगे, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा, हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप शामिल हों। हिंदी की जो किताबें होती हैं उनमें जो विषय वस्तु होता है उनको चित्र के माध्यम से, आकर्षक आकृतियों के माध्यम से समझाया जाए, जिससे बच्चों का अधिगम प्रभावी हो, उन्हें वास्तविकता से जोड़ा जा सके।
बच्चे चित्र के माध्यम से बहुत अच्छे से समझते हैं, काफी इंटरेस्ट के साथ सीखते हैं। बच्चों को ऐसी किताबों में इंटरेस्ट होता है जिसमें चित्र होते हैं, आकृतियां बनी होती हैं, उनसे संबंधित विषय वस्तु को वो जल्दी से सीख लेते हैं। इसीलिए हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप शामिल होने चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियां देने का उद्देश्य क्या होता है? नंबर 1, बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना। नंबर 2, बच्चों को व्यस्त रखने हेतु गतिविधियां बनाना। नंबर 3, बच्चों को याद करने हेतु सामग्री उपलब्ध करने में सहायता करना। या फिर नंबर 4, गृह कार्य की सामग्री जुटाना। तो पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियां देने का उद्देश्य होता है बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही होगा। पाठ के अंत में जब अभ्यास और गतिविधियां देंगे तो शिक्षक जान पाएगा कि बच्चों ने क्या सीखा है, क्या समझा है, कहाँ पर नहीं समझा है। इसका स्पष्टीकरण हो जाता है जब बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर दे दिए जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 1 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर एक भाषा शिक्षक से सर्वाधिक अपेक्षित है। नंबर 1, पाठ्य पुस्तक में दी गई सभी कहानी कविताओं को कंठस्थ करना। नंबर 2, बच्चों को मानक भाषा का प्रयोग करना सिखाना। नंबर 3, कक्षा और कक्षा के बाहर बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना। नंबर 4, बच्चों की निरंतर परीक्षाएं लेना। तो प्राथमिक स्तर पर एक भाषा शिक्षक से सर्वाधिक अपेक्षित होगा कक्षा और कक्षा के बाहर बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा, क्योंकि बच्चों को जब हम कक्षा और कक्षा के बाहर भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करेंगे तभी बच्चे अपनी बात को दूसरों के सामने रखने में, उन्हें अभिव्यक्त करने में उनकी जो कुशलता होगी उसका विकास होगा। बच्चों को औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह के माहौल में अपनी बात को कहने का और समझने का अवसर देना चाहिए, तभी वो दूसरों की बातें समझ भी पाएंगे और अपनी बात को उनके सामने अभिव्यक्त भी कर पाएंगे। इसीलिए हमें बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, कक्षा में भी और कक्षा के बाहर भी। हमारा अगला क्वेश्चन है, चौमस्की के अनुसार कौन सा कथन सही है? नंबर 1, बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। नंबर 2, बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है। नंबर 3, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमताएं बहुत सीमित होती हैं। या फिर नंबर 4, बच्चों को व्याकरण सिखाना जरूरी है। तो चौमस्की के अनुसार बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भाषा में आकलन की प्रक्रिया नंबर 1, पाठ के अंत में दिए गए अभ्यासों के माध्यम से होती है। नंबर 2, सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है। नंबर 3, केवल बच्चों का निष्पादन जानने के लिए होती है। या फिर नंबर 4, केवल शिक्षक का निष्पादन जानने के लिए होता है। निष्पादन का मतलब होता है अपनी क्षमता के अनुसार किसी कार्य को पूरा करना। यहाँ पूछा जा रहा है भाषा में आकलन की प्रक्रिया, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा, सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक है? नंबर 1, भाषा कक्षा का। नंबर 2, भाषा प्रयोगशाला का। नंबर 3, पाठ्य पुस्तक का। या फिर नंबर 4, समाज का। तो भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में सर्वाधिक जो महत्व होगा वो समाज का होगा। ऑप्शन 4 हमारा सही होगा, क्योंकि वाइगोत्स्की के अनुसार समाज के द्वारा ही बच्चों का जो भाषाई विकास होता है वो सर्वाधिक होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में किसकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? नंबर 1, भाषा प्रयोगशाला की। नंबर 2, बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की। नंबर 3, पाठ्य पुस्तक की। या फिर नंबर 4, भाषा परीक्षाओं की। तो पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में किसकी भूमिका सर्वाधिक होगी? तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा, बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की। देखिए, बाल साहित्य के सार्थक जब हम प्रयोग करेंगे तो बालकों में जो होगा वो नैतिक का विकास होगा। बाल साहित्य में जो रचनाकार होते हैं वो बालकों के मानसिक स्तर के अनुरूप ही, उनकी रुचियों के अनुसार ही उन्हें रचता है। बाल साहित्य का जब हम सार्थक प्रयोग करेंगे तब उसके द्वारा बच्चों की जिज्ञासा को भी शांत किया जा सकता है और उनमें अच्छे संस्कार भी भरे जा सकते हैं। इसीलिए बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में सर्वाधिक भूमिका होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक को किस बिंदु का सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए? नंबर 1, सभी बच्चों को समान रूप से गृह कार्य देना। नंबर 2, सभी बच्चों को समान गतिविधि में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना। नंबर 3, सभी बच्चों के समान अपेक्षाएं रखना। या फिर नंबर 4, विविध प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करना। तो एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक को विविध प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करना चाहिए। हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, क्योंकि समावेशी कक्षा में सामान्य छात्र भी होते हैं और विशिष्ट छात्र भी होते हैं। हमें दोनों के अनुरूप ही कार्य करना पड़ता है। शिक्षक को दोनों के विशिष्ट छात्र भी हैं और सामान्य छात्र भी, इन दोनों के अनुरूप ही अपनी शिक्षण विधियों का चुनाव करना होता है। इसीलिए विविध प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करना समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भाषा अर्जित करने में वाइगोत्स्की ने किस पर सबसे अधिक बल दिया है? नंबर 1, भाषा की पाठ्य पुस्तक पर। नंबर 2, समाज में होने वाले भाषा प्रयोगों पर।
नंबर 3 परिवार में बोली जाने वाली भाषा पर, या फिर नंबर 4 कक्षा में बोली जाने वाली भाषा पर। वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है, ठीक है। और वाइगोत्स्की ने बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक कारकों को और भाषा को ही महत्वपूर्ण माना है, इसलिए भाषा अर्जित करने में वाइगोत्स्की ने सबसे ज्यादा समाज में होने वाले भाषा प्रयोगों पर अधिक बल दिया है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य यह है कि नंबर 1 बच्चे मानक भाषा का प्रयोग करना जल्दी सीख जाएं, नंबर 2 बच्चे भाषा परीक्षा में सदैव अच्छे अंक लाएं, नंबर 3 बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सकें, नंबर 4 बच्चे भाषा के व्याकरण को जान सकें। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य यह है कि बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सकें। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, बच्चों की भाषा का आकलन करने के लिए सबसे उचित तरीका क्या है? नंबर 1 बच्चों की लिखित परीक्षा लेना, नंबर 2 बच्चे के भाषा प्रयोग का अवलोकन करना, नंबर 3 बच्चों से किताब पढ़वाना, या फिर नंबर 4 बच्चों से परियोजना के कार्य करवाना। बच्चों की भाषा का आकलन करने के लिए सबसे उचित तरीका होगा बच्चे के भाषा प्रयोग का अवलोकन करना। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा। बच्चे आपके समक्ष अपनी बात को किस तरह से अभिव्यक्त कर रहे हैं, किस तरह से प्रश्न पूछ रहे हैं, इन्हीं का अवलोकन करके आप उनकी भाषा का आकलन कर सकते हैं। तो ये थे 30 क्वेश्चंस हिंदी के। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।